Yeah, hello guys. I hope so I'm audible. Faizan, Sagar. Yes, sir. So let's begin for the session. Yes, I hope so I'm audible. Yes, sir. Fine. So चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. So like in today's session, first I will go with the general discussion. Okay. तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी तो आप वो मुझे पूछ सकता है. So हमारा सेशन 12:30 बजे तक चलेगा. तो अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन क्वेरी तो पूछ सकता है. Yes, any question, any query? So in the last lecture हमने फंडामेंटल्स का पार्ट देखा था जावास्क्रिप्ट में. फंडामेंटल एंड एडवांस. ओके. और उसके एसोसिएटेड हमने दो छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स भी किए. तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी तो वो मुझे पूछ सकता है. हमने बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट पे. द रीजन इज दैट कि हम रिएक्ट पे काम करने वाले. तो एज यू आर गोइंग टू वर्क विद रिएक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कोर कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए. डॉम के कंसेप्ट आपको लाइक मिनिमल आनी चाहिए. ओके. जितने मैंने सीखा है उतने एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि रन टाइम इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दैट. यस. सो किसी के पास कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी? भाई सर क्वेश्चन. ओके. ये सागर सॉरी फैजान, आपके पास कोई क्वेश्चन है? नो सर, फिलहाल अभी तो नहीं. सेशंस देख Sir, am रहे I हैं? audible to you? यस सर, हाँ सेशन देख यस. अगर आप नोट्स भी audible- बना रहे हैं रजिस्टर में. Okay. जो भी आप पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं तो उस हिसाब से वो भी बना रहे हैं. ओके फाइन. आई एम लाइक सिर्फ लास्ट के 2 लेक्चर के नोट्स बनाना नहीं हुए. बाकी ठीक शुरू है है ठीक है. डेट वाइज बराबर अच्छे से टॉपिक. पॉइंट्स बताए मैंने. कल भी आपको कुछ लिंक शेयर किए. ओके. तो कल मैंने ग्रुप पे कुछ लिंक डाले थे. वो थोड़ी सी जैसे कि मतलब बेसिक स्टडी के लिए वो आर्टिकल्स अच्छे हैं. और आज भी मैं कुछ और लिंक आपको उसमें ऐड करूंगा. ओके. सो एक बार वो भी देख लीजिए. ओके. तो शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट? यस गाइस. यस सर, लाइक वैसे तो ठीक है ना ओके आज. ओके. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो आज का जो हमारा सेशन है वो है दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट. ओके. और आज के सेशन में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे. ओके. कि एग्जैक्टली हमें रिएक्ट क्यों पढ़ना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि रिएक्ट को लर्न करने से पहले हमें कौन से सेटअप है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं. तो वो भी हम देखेंगे. ओके. एंड देन वी विल लर्न द नेक्स्ट थिंग दैट इज हाउ टू क्रिएट अ वेरी फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट. ओके. तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम रिएक्ट का सबसे बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. अ प्रोजेक्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट टू अस. एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट. ओके. इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको इंटरव्यू के लिए काम आएगी. सो हम एक ऐसा डिस्कशन आज करेंगे जो आपको ये क्लियर कर देगा कि रिएक्ट क्यों यूज करना. क्योंकि आपका जो कोर्स का जो मेन बेस है या फिर आप बैकबोन कह सकते हैं, इट्स अ रिएक्ट. ओके. तो अगर आपको रिएक्ट अगर करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट पे आपके जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए वो कंसेप्ट एटलीस्ट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए. आई विल नॉट से कि 100% आनी चाहिए, बट 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए. ओके. जैसे कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं या फिर लूप कैसे रन होता है
तो लूपिंग के मैंने स्टार क्वेश्चंस दिए थे आपको। अगर वो स्टार क्वेश्चन अगर आप लिखिए तो आपको लूप समझ में आ जाएगा कि लूप रन कैसे होता है। ओके, एंड माय आइडियोलॉजी कि अगर आप वो स्टार क्वेश्चंस अगर कंप्लीट करोगे तो बहुत सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाए। ओके, या सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले जस्ट मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज इन्फॉर्म मी वंस द स्क्रीन इज विजिबल। ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, फाइन। सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट विच आर बिट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम रिएक्ट जब स्टार्ट करेंगे, ओके, तो हमने ES6 के अलग अलग फीचर्स देखे। आल्सो वी हैव यूज्ड और आल्सो वी हैव लर्न द API कॉल्स, कि किसी API को कॉल कैसे किया जाता है। और ये ES6 के हमने सारे फीचर्स देखे जो एसेंशियल है फॉर डेवलपमेंट, फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। मैंने आपको ये भी बताया कि आगे चल के हम ये जो टॉपिक्स है जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये टॉपिक हम आगे चल के लेंगे कि कुकीज कैसे यूज किए जाते हैं, स्टोरेजेस कैसे यूज किए जाते हैं, और जनरेटर कैसे यूज किए जाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के, सॉरी, फॉर द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पार्ट। तो हमने जितना भी अभी तक देखा है जावास्क्रिप्ट का, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्ट। अभी एक आइडियोलॉजी समझ लेते हैं कि रिएक्ट को यूज क्यों करना है। ओके, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो अगर मैंने आपको बताया कि लाइक हाउ मेनी लाइब्रेरीज आर देयर इन डेवलपमेंट, तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो इवन ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जावास्क्रिप्ट में जो डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। अभी मैं इन लाइब्रेरीज को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और ट्रेडिशनल एप्लीकेशन वो क्या होता है वो भी देखेंगे। ओके, एंड अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो बेसिकली ट्रेडिशनल एप्लीकेशन क्या होता है? ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में हमारे पास एक इंडिविजुअल सिस्टम होती है। ओके, एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन होता है जिसमें क्या होता है, आपका फ्रंट एंड का पार्ट और आपका बैक एंड का पार्ट, वो दोनों एक ही साथ होते हैं। और इसके साथ साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी उसके साथ ही होती है। मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड एप्लीकेशन होता है ये, जिसे बेसिकली हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशन कहते हैं। ओके, तो ये ट्रेडिशनल एप्लीकेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसके लिए मैं जस्ट आई विल गो टू दी वेबसाइट कॉल्ड एज अ बूटस्ट्रैप। तो अगर मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गया, आप देखोगे दैट दिस इज द पेज विच आई एम करंटली हैविंग। ओके, मान लेते हैं मैंने अगर एग्जांपल पे क्लिक किया तो आप देखोगे द पेज इज एक्चुअली गेटिंग रिफ्रेश। देखिए, पूरा पेज रिफ्रेश होता है, और ये आप इवन डेवलपर्स टूल में भी देख सकते हैं। इफ आई जस्ट ट्राई टू ओपन दिस, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, जस्ट चेक, पूरा पेज ब्लिंक हो रहा है। ओके, आपका पूरा पेज ब्लिंक होता है, मतलब हर रिक्वेस्ट सर्वर पे न्यू हिट की जाती है। मतलब ये जो HTML का कोड आता है, ये हर बार नया कोड आता है। दिस हैपेंस विद द ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है, हर बार एक सर्वर जो है वो हर बार आपको एक नया पेज देगा। मतलब जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे, जैसे मैंने doc/4.3/examples के लिए रिक्वेस्ट की,
तो ये मुझे वो वाला पेज ला के देगा। अगर मैंने अगर मैंने डॉक्स पे क्लिक किया तो वो डॉक्स का पेज देगा। अगर फिर से मैंने एग्जाम्पल पे क्लिक किया तो वो एग्जाम्पल देगा। लेकिन यही चीज अगर मैं फ्लिपकार्ट पे देती, ओके, जस्ट गो टू फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे अगर मैंने एक प्रोडक्ट अगर सर्च किया, you will see that I will get a new fresh product page, okay? अभी जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड भी किया, देखिए नया पेज लोड हुआ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो अगर मैंने इस पेज को अगर कार्ट में ऐड किया, नाउ यू विल सी दैट अगर मैं बैक और फिर फ्रंट आया, आप देखोगे कि वो कार्ट में यहाँ पे पेज ऐड होगा। अगर मैंने कार्ट में भी क्लिक किया तो पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है। इफ आई जस्ट गो टू द सेकंड टैब और यहाँ पे भी अगर मैंने कार्ट पे क्लिक किया, यू विल सी दैट कि वो यहाँ पे मुझे वो वाला पेज दिखाएगा। सी आई एम हैविंग इट, so you will see that it actually shows a page only, ओके। और मैंने अगर किसी प्रोडक्ट को सर्च भी किया तो आप देखो कि पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है। इवन ये आप डेवलपर्स टूल में भी चेक कर सकते हैं, ओके। यू कैन चेक दैट वन इन डेवलपर्स टूल। यहाँ पे हम ऊपर आएंगे, अगर मैं बैक आता हूँ और फ्रंट आता हूँ, आप देखोगे जिस मेक इट मिनिमाइज, जस्ट एचटीएमएल पे ध्यान रखिए, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। देखिए इवन मेरे पेजेस भी चेंज हो रहे हैं, मैं कार्ड से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, सिर्फ ड्यू सेक्शन जो बॉडी के अंदर है वो चेंज हो रहा है, पूरा पेज चेंज नहीं होता है। लेकिन यही अगर मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर अगर देखा तो आप देखोगे कि अगर मैं बैक आया और अगर फ्रंट आए तो देखिए पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, मतलब पूरा पेज न्यूली लोड होता है। और ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जैसा काम करता है, ओके। सो यू कैन से बूटस्ट्रैप इज अ ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बूटस्ट्रैप। ये एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस एक ही जगह पे होती है। लेकिन यही अगर मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करूं तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में कुछ ऐसा होता है, हमारे पास दो अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। बैक एंड मतलब सर्वर। तो एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और फिर हमारे पास होता है डेटाबेस। जो बैकएंड को कनेक्टेड रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे होता ये है कि ये हुआ हमारा सर्वर, तो ये हुआ पूरा सर्वर, और ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, तो ये अलग जगह पे होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। तो जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है ये पूरा नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट सिंगल पेज, मतलब फ्रंट एंड। तो होता क्या है, बैक एंड एक दूसरी जगह पे क्रिएटेड है, बैक एंड एक दूसरी जगह पे क्रिएटेड, और जो आपका फ्रंट एंड है वो दूसरी जगह पे, और हम दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। अभी आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे जोमैटो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ओके, जीमेल, याहू, देन लाइक उबर, ओला, ओके। तो ऐसे बहुत सारे, GoDaddy, तो ऐसे बहुत सारे नाम से जो सिंगल पेज एप्लीकेशन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि AWS, Amazon वेब सर्विस। तो ये सारे के सारे, मास्टर कार्ड, ये सारे के सारे फ्रंट एंड मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन की कैटेगरी में आते हैं, ये सारे टाइप के एप्लीकेशन। क्योंकि ये हर बार नया पेज रिलोड नहीं करते,
इससे परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जाइंट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है फ्रंट एंड को। अभी फ्रंट एंड जो है इसकी 3 लाइब्रेरीज है, मतलब 2 फ्रेमवर्क्स और एक लाइब्रेरी, एंगुलर, व्यू और रिएक्ट। तो ये मेजर 3 एक फ्रेमवर्क, ये भी फ्रेमवर्क, और ये हुई लाइब्रेरी। तो इनमें से रिएक्ट बहुत पॉपुलर है, हम सिखा रहे इसलिए नहीं, एक्चुअली डेवलपमेंट में ये ज्यादा यूज होती है। ओके, सो रिएक्ट इज बिट पॉपुलर। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इसके पीछे रीजन है, ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी नेचर। ये एक सिंप्लीफाइड लेआउट स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग पार्ट होता है जो आप बहुत ही सिंपल वे में डेवलप कर सकते हैं। अभी आप अगर अभी आपने मुझे पूछा कि इनमें से कौन सी रिएक्ट यूज करती है, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा है, जैसे जोमैटो ये रिएक्ट यूज करता है, नेटफ्लिक्स रिएक्ट, यूट्यूब यूट्यूब बेसिकली एंगुलर का एक स्ट्रक्चराइज पार्ट यूज करता है। जीमेल आल्सो यूजेस एंगुलर। याहू जो है इट्स पेंडिंग, ओके, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट वन। वो बेसिकली रिएक्ट यूज करता है। ओला रिएक्ट यूज करता है, GoDaddy रिएक्ट यूज करता है, और AWS भी रिएक्ट यूज करता है। अगर मैंने और भी अगर नाम बताए, नोड जेएस की वेबसाइट, तो ये भी रिएक्ट यूज करती है। ओके, ऐसे बहुत सारे नाम थे। जैसे जैसे हम आगे चल के हम टेल्डविन भी पढ़ने वाले हैं। ये टेल्डविन जो है वो एक CSS फ्रेमवर्क है, वो भी रिएक्ट पे ही बनाया गया है, उसकी वेबसाइट बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर आपने देखा तो रिएक्ट आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है। ओके, और ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है, ये ऐसे नहीं कि मुझे अच्छी लगती इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। आपको भी पता है कि मार्केट में इनकी वैल्यूज क्या है, या फिर ये कहाँ पे स्टैंड करती है। So basically React is a big giant in now or in the day-to-day development. और ये फ्लिपकार्ट तो मैं भूल ही गया, इसको भी ऐड करूँ तो ये भी रिएक्ट यूज करता है। ओके, नाउ यू आस्क मी दीपक, हाउ टू चेक वेदर द एप्लीकेशन इज यूजिंग रिएक्ट और नहीं। तो ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपके ब्राउजर में एक एक्सटेंशन सर्च करना है जिसका नाम है रिएक्ट डेव टू। ओके, तो ये क्रोम अगर रहा आपका तो क्रोम का ही आपको सजेशन देगा। देखिए यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा आइकॉन होगा। अभी देखिए इस पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है दिस पेज डजंट अपीयर टू बी यूजिंग रिएक्ट, क्योंकि गूगल रिएक्ट यूज नहीं करेगी, बिकॉज रिएक्ट एक फेसबुक का प्रोडक्ट, राइट। तो ये इंस्टाग्राम, फिर वेब व्हाट्सएप, या फिर फ्लिपकार्ट, सॉरी फेसबुक, ये भी सारे के सारे रिएक्ट पे ही डेवलप। फाइन, तो ये सारे के सारे रिएक्ट पे डेवलप। तो चलिए अभी वन बाय वन देखते हैं। जैसे अभी मैं जाऊंगा जोमेटो के साथ, you will see that it will show whether it is built with the React or not. See देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गया, and it says this page is using a production built of Google. चलिए और एक वेबसाइट देते हैं, AWS Confluence। AWS की वेबसाइट में जाते हैं और ये भी चेक करते हैं कि ये यूज हो रही है। So you will able to see that it's built with the React. Okay, now let's go to one more site like Uber. Uber React को यूज करता है नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। It uses a React. Okay, देखिए वो वगैरह it uses a React। चलिए ओला पे जाते हैं।
नो, इट इज नॉट बिल्ड विद रिएक्ट। हाँ, लेकिन अगर मैं जस्ट डायल पे करें, जस्ट डायल सबको पता है राइट? तो इफ आई जस्ट गो टू जस्ट डायल, you will see it is also built with a React. Okay. So what it means? It means that just dial. It means that it actually uses the wing. Okay, for the wing. यही अगर गोड आईडी वगैरह भी देखा तो वो भी वही यूज करते हैं। If I just go to गोड आईडी, तो ये सिर्फ मैं आपको प्रिटेंड कर रहा हूँ कि लाइक React is something which is a bit popular, and that's why currently market is having a good area in that. So we will learn this everything, okay, for the part. But before that, we will take a 5 minutes of break. Then we will have a discussion.
Okay, so let's resume it back. I hope so यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी नहीं है. Yes, any question, any query? अगर कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए. नहीं सर, HR रिलेटेड. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी. तो ये क्वेश्चन. सो बेसिकली क्या होता है, जब हम फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी, जैसे मैंने कहा कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट एक लाइब्रेरी, तो चलिए इनमें डिफरेंस पहले बेसिकली देखते हैं. तो एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी क्या होती है वो समझ. ओके, जब फ्रेमवर्क की बात आती है, किसी भी फ्रेमवर्क में कोई जो ये एक जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज. ओके, ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो फ्रेमवर्क होता है वो लाइब्रेरीज का कलेक्शन होता है, और जो लाइब्रेरीज होती है इट्स अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन. ओके, लाइब्रेरी जो होती है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होती है. तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क होता है उसमें मोर देन वन फ्लेवर होता है. मोर देन वन फ्लेवर होते हैं. अब ये फ्लेवर क्या है वो समझ लें. जैसे मान लेते हैं हम एक लाइब्रेरी की बात करेंगे, फ्रेमवर्क की बात करेंगे, जैसे कि एंगुलर. एंगुलर में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर. एंगुलर में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें यूआई क्रिएट कर सकते हैं. यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, मतलब उसको टेक्निकल भाषा में व्यू कहते हैं. दूसरी चीज है, ये हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम एपीआई कॉल कहते हैं. इट कैन डू द एपीआई. उसके बाद ये डेटा हैंडलिंग का भी काम करती है. तो एपीआई कॉल जो होते हैं उसको टेक्निकल भाषा में सर्विसेज के क्या कहते हैं, सर्विसेज. तो ये सर्विसेज का काम करती है. डेटा हैंडलिंग जो है उसको टेक्निकल भाषा में मॉडलिंग का काम कहते हैं, फिर मॉडलिंग कहते हैं. तो ये डेटा हैंडलिंग भी करता है. और क्या कर सकता है, इसमें बेसिक वैलिडेशन भी होते हैं. मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा वैलिडेशन का लॉजिक ऐड करने की जरूरत, ये सारा इसके अंदर होता है. ओके, सो दिस इज समथिंग व्हाट वी बेसिक वैलिडेशन मतलब फॉर्म हैंडलिंग. एंड आल्सो इट हैज टेस्टिंग. एंड टेस्टिंग दो टाइप की रहेगी, कोड टेस्टिंग एंड आल्सो इट कैन हैव परफॉर्मेंस टेस्टिंग. ओके, मान समझ लीजिए एक फ्रेमवर्क जो है उसमें कितने फ्लेवर्स है, बहुत सारे फ्लेवर्स है. लेकिन अगर यही अगर लाइब्रेरी की बात करें, तो अभी मैं आपको एक वन बाय वन एग्जांपल दूं. अगर मैं यूआई की बात करूं, तो लाइब्रेरी जो होती है वो सिंगल टोन फ्लेवर होती है. सो इट हैज ओनली वन फ्लेवर. उसमें एक ही फ्लेवर होता है. दुनिया में कोई भी लाइब्रेरी देखिए उसमें एक ही फ्लेवर होता है. जैसे रिएक्ट, उसमें एक ही फ्लेवर है. क्या वो यूआई का काम कर सकते. ओके, अभी अगर मुझे आपने पूछा दीपक, ओके इट डज विद यूआई, सो देन द क्वेश्चन इज दैट अगर एपीआई कॉल करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा रिएक्ट. सो फॉर दैट वी कैन यूज अ लाइब्रेरी कॉल्ड एज एक्सियोस. देखिए एपीआई कॉल करने के लिए मतलब सर्विसेज. डेटा हैंडलिंग के लिए वी यूज रीडक्स. ओके, विच इज एक्चुअली डेटा हैंडलिंग.
देखिए ये सारी लाइब्रेरी इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि एक लाइब्रेरी दूसरे पे डिपेंड है, नो, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। इवन रिएक्ट में भी हम डेटा हैंडलिंग करते हैं, पर लाइब्रेरी की अगर बात की जाए, बेसिक वैलिडेशन, तो वैलिडेशन के लिए हम जोई नाम की लाइब्रेरी यूज करते हैं या फिर यप यूज करते हैं, ओके, फॉर वैलिडेशन। उसके बाद अगर कोड टेस्टिंग अगर करना है, तो कोड टेस्टिंग अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको जेस, जैस्मिन, ओके, उसके बाद रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, ठीक, तो साइप्रेस, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी जो रिएक्ट यूज करता है। तो यहाँ पे मैं एक ही लाइब्रेरी का नाम होगा रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। और मान लेते हैं मुझे अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है, परफॉर्मेंस टेस्ट अगर करनी कि पेज कैसे अच्छा लोड हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास वेब वाइटल्स होते हैं, ओके, वी हैव वेब वाइटल्स। इसका मतलब क्या है, फ्रेमवर्क जो होता है उसमें सारी चीजें एक साथ होती है। तो ये फ्रेमवर्क जैसे एक राइस प्लेट हो, उसमें सारी चीजें हैं, ओके। बट जो लाइब्रेरी होती है वो जैसे स्पेशल डिश, जैसे मान लेते हैं पनीर मसाला, उसमें वही मिलेगा, ओके, उसमें आपको दाल नहीं मिलेगी। तो दैट इज व्हाट द लाइब्रेरीज आर। लाइब्रेरीज में एक ही फ्लेवर होता है। तो फिर आप मुझे बोलोगे दीपक एंगुलर तो बहुत अच्छा है, आंसर इज यस, एंगुलर इज गुड, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक ये होते हैं कि एंगुलर के साथ कोई भी अगर फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के साथ एक्सटर्नल लाइब्रेरी मैचअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इट्स डिफिकल्ट टू ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरी। ये चीज याद रखिए, ये एंगुलर की नहीं, किसी भी फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, ओके। उसमें थर्ड पार्टी या फिर कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, मतलब जैसे मान लेते हैं ऑलरेडी इसमें HTTP कॉल है, लेकिन मुझे एक्सजॉस यूज करना है बिकॉज मुझे एक्सजॉस पता है, तो वो इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर एग्जिस्टिंग फंक्शन। फिर और एक सबसे डिफिकल्ट चीज होती है अपग्रेडेशन। तो जब हम अपग्रेड करते हैं किसी भी चीज को, ओके, तो जब हम अपग्रेड करते हैं इट्स डिफिकल्ट इन फ्रेमवर्क, ओके। एंगुलर की बात कर लेते हैं, एंगुलर में बहुत डिफिकल्ट है अपग्रेड करना। इसके लिए आपको रीफ्रैगमेंटेशन करना पड़ता है, इसे माइग्रेशन प्रोसेस कहते हैं। कोड को रीफ्रैगमेंट करना पड़ता है, और कोड रीफ्रैगमेंटेशन इतना भी सिंपल नहीं होता है, ओके, बिकॉज चीज को अगर मैप करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब मान लेते हैं कि आपने, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपने जैसे कि लोहे से एक कुराड बना दी, और फिर अगर मैंने आपको बोला कि अभी इसका भाला बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीफैक्टर करना पड़ेगा, फिर से उसे गर्म करके उसको मोल्ड करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मगर अगर यही, मैं अगर लाइब्रेरी की बात करूँ, लाइब्रेरी में अपग्रेडेशन बहुत सिंपल होता है, ओके, बहुत सिंपल होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता किसी भी लाइब्रेरी, क्योंकि फंक्शनलिटी जो चेंज होती है वो एक लिमिट से चेंज होती है और उसका पूरा ख्याल किया जाता है। सो इट्स इजी टू वर्क विद दी लाइब्रेरीज, ओके। वन मोर थिंग इज दैट जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो एक आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, वर्क ऑन आर्किटेक्चर, वो एक आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। जैसे कि अलग अलग पैटर्न होते हैं, MVC, ओके, MVVM, ऐसे बहुत ज्यादा 11 से 12 पैटर्न है, ओके, दुनिया में जो आर्किटेक्चर के लिए काम करते हैं, मतलब एज अ आर्किटेक्चर बेस्ड काम करते हैं। तो 11-12 पैटर्न है, तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न, कोई भी एक फ्रेमवर्क एक पैटर्न पे काम करता है। जैसे अगर मैं स्प्रिंग बूट की बात करूँ, जो जावा का फ्रेमवर्क है, वो MVC पे काम करता है। वही अगर मान लेते कि मैं लारावेल का एग्जाम्पल दूं, जो PHP का फ्रेमवर्क, वो भी MVC पे काम करता है। जैसे एंगुलर JS है, वो MVVM पे काम करता है, ओके। तो अभी ये MVC या फिर MVVM क्या होता है,
M स्टैंड्स फॉर मॉडल। मैंने ऊपर मॉडल वर्ड यूज किया है। मॉडल किसके लिए काम आता है? वेरी गुड, डेटा नहीं। व्यू, मैंने व्यू भी ऊपर लिखा था कहीं। व्यू मतलब क्या है? व्यू मतलब युवा, जो दिखता है वो है आपका व्यू। और डेटा को और यूआई को कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलर पर जरूरी होता है। तो कंट्रोलर, तो एमवीवीएम मतलब क्या? मॉडल व्यू व्यू मॉडल। एमवीसी मतलब क्या? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, अभी ये जो लाइब्रेरी है ये आर्किटेक्चर के साथ नहीं आती, क्योंकि ये फंक्शनलिटी के साथ होती है। सो लाइब्रेरी डजंट हैव एनी आर्किटेक्चर। तो अभी क्वेश्चन ये रहेगा, रिएक्ट में आर्किटेक्चर नहीं है क्या डेवलपमेंट के लिए? द आंसर इज नो, इट हैज। रिएक्ट में है, क्योंकि रिएक्ट सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यूज नहीं करता है, बहुत सारी लाइब्रेरी यूज करता है। तो इसे फ्लक्स आर्किटेक्चर कहते हैं। या फिर रिएक्ट में और एक आर्किटेक्चर होता है जिसको कहते हैं रिएक्ट रिडक्स आर्किटेक्चर। ये फ्लक्स और रिएक्ट रिडक्स आर्किटेक्चर सेम होते हैं लगभग। सिर्फ फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स में एक कंसेप्ट, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, ये यूज होता है। और रिएक्ट रिडक्स में रिडक्स यूज होता है। That's it. दोनों का आर्किटेक्चर लगभग सेम है। ओके, बट याद रखिए, इसमें भी आर्किटेक्चर है, इसमें भी एमवीसी आता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, बट डायरेक्टली रिएक्ट लाइब्रेरी के साथ में। रिएक्ट एप्लीकेशन एक अलग चीज है, रिएक्ट लाइब्रेरी एक अलग चीज। रिएक्ट एप्लीकेशन में एक से ज्यादा लाइब्रेरीज यूज होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो आई होप सो कि फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी का डिफरेंस समझ में आ गया। गुड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इसको डेवलप कैसे करें, प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करें। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, सो फॉर दैट वी नीड सम प्री रिक्वेस्ट। रिएक्ट की प्री रिक्वेस्ट कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले रिएक्ट अगर आपको लर्न करना है, अभी भी क्लियर कर देता हूं, तो रिएक्ट लर्निंग के प्री रिक्वेस्ट में आपको अभी फिर से बता देता हूं। लर्न रिएक्ट, तो इसके प्री रिक्वेस्ट होते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप रिएक्ट नहीं सीख सकते। रिएक्ट को डेवलप करने के प्री रिक्वेस्ट कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे। डेवलपमेंट ऑफ रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे इसके कुछ प्री रिक्वेस्ट है। सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट है, आपके पास नोड जेएस होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट कि नोड जेएस कंपल्सरी। उसके बाद सेकंड प्री रिक्वेस्ट आता है, एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जैसे VS Code। और थर्ड आता है एक ब्राउजर होना चाहिए जैसे क्रोम। तो बॉटम वाले दो तो आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ आपके पास नोड नहीं है। तो पहले हम नोड को इंस्टॉल करें। अभी नोड को इंस्टॉल करने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कॉमन मतलब जो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव का तरीका है वो दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ अनइंस्टॉलेशन कर देता हूँ। जस्ट आई विल से CMD। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को कुछ अनइंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड फॉर मिनट।
हाँ ओके। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द सो सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो अगर आप विंडोज पे है, तो जस्ट आपको विंडो दबा के सीएमडी करना है। अगर लिनक्स पे है, तो टर्मिनल ओपन करना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ रिमूव करूंगा, फिर हम वन बाय वन करेंगे। तो जस्ट आई विल यूज nvm ls, just I will say nvm, so अच्छा अनइंस्टॉल करना। Okay, so let's say uninstall. So uninstall 20 and 12 and 12। तो मैं पहले तो नोड जे सारे अनइंस्टॉल करूंगा, क्योंकि हम सारी चीजें फ्रेश से देखेंगे। Okay, so let's wait for a minute. So meanwhile, I will just pause the session. Okay, this okay. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विंडो प्रे की प्रेस करनी है, अगर विंडोज पे cmd टाइप करना है, एंड राइट क्लिक करके रन एज एडमिन पर। ओके, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव की परमिशन देगा। नाउ हम यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, इट्स बेसिकली इंस्टॉलेशन कॉल्ड एज एनवीएम। तो हम एनवीएम का यूज करेंगे। एनवीएम एक कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज, सॉरी नोड वर्जन मैनेजर। तो ये नोड के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के, सॉरी नोड वर्जन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो एनवीएम के अंदर आप एक कोई भी नोड का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल द स्टफ विद, आप यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनवीएम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना पड़ेगा, और गूगल पे आपको जस्ट सर्च करना है nvm for Windows. Okay, nvm for Windows. Now the next will be just go to that Git. तो उस Git को, Git की जो लिंक है nvm की, उस पे जाना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे लिखा है डाउनलोड। ओके, सी यहाँ पे लिखा है ओवरव्यू, मैनेज मल्टीपल इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js ऑन विंडोज कंप्यूटर। ओके, तो आपको यहाँ पे उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये आपको गिट का एक रिलीज सेटअप है। तो इफ यू जस्ट गो टू द रिलीज, यहाँ पे नीचे आने के बाद 23 नवंबर 2023 को ये सेटअप यहाँ पे, जस्ट आपको इसको डाउनलोड करना है। EXE वाली फाइल डाउनलोड की, डोंट वरी, उसमें कोई वायरस नहीं, जस्ट डाउनलोड की। ओके, तो कभी कभी डाउनलोडिंग के टाइम पे आपको हो सकता है कि पूछेगा। तो लेट्स डाउनलोड। सो नाउ आई विल जस्ट डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आपको उसे ओपन करना है, राइट क्लिक करना है, जस्ट कहना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये नहीं है आपके पास, तो सिर्फ डबल क्लिक कीजिए, तो भी ये वही ऑपरेशन परफॉर्म। फिर इसे आपको इंस्टॉल करना। तो देखिए ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है, मेरे यूजर के अंदर ऐप डेटा रोमिंग में ही इंस्टॉल होता है। तो जस्ट आई गो टू इंस्टॉल, इंस्टॉल, एंड नाउ इट विल गेट इंस्टॉल्ड। जैसे ही इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा,
जैसा उसे फिनिश। अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट ये पुरानी वाली कमांड प्रॉम्प्ट मैं क्लोज कर दूंगा। अगेन आई विल जस्ट से CMD, कहीं पे भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट क्लिक कीजिए एंड जस्ट से रन बनाए। ओके, और यहाँ पे यस कर दीजिए। नाउ जस्ट आपको NVM डबल डैश वर्जन सर्च कर, तो आपको NVM का वर्जन मिल जाए। अगर ये NVM नहीं आता, इसका मतलब NVM रजिस्टर नहीं, फिर से आपको वही प्रोसेस करने का। अभी रिमेंबर ना, अगर आप मुझे ये देखते हैं कि नोड जेएस के कितने वर्जन है अभी मार्केट में जो कि नोड जेएस ने अपलोड की, सो आई कैन जस्ट से NVM remote list। must be list remote। So this will try to use current install। Okay, so I will try to use this one। Yes, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमोट जो है वो मैक पर। You can see that we have NVM list available। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे करंट वर्जन ये है और LTS वर्जन ये, ओल्ड स्टेबल वर्जन और ओल्ड अनस्टेबल वर्जन ये। तो इतने सारे वर्जन हमारे पास अवेलेबल। LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, LTS मतलब क्या, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ये सारे लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिखा है। इसके लिए इंटरनेट ऑन होना कंपलसरी। अभी हम LTS पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम नोड का वर्जन 20.14.0 इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NVM इंस्टॉल। ओके, 20.14.0। ना अभी ये क्या करेगा, नोड जेएस को डाउनलोड करेगा। तो डाउनलोड करने के बाद वो उसे एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर इंस्टॉलेशन भी करेगा। तो आपको इंस्टॉलेशन की करने की कोई जरूरत, एज सिंपल एज। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं आज 2024 में हूँ, लेकिन मान लेते कि 4 साल पहले मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जो वर्जन 18 में था, और वो वर्जन 18 का ही सपोर्ट ले रहा है, 20 का सपोर्ट नहीं ले रहा। सो द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मुझे ऐसा कोई वर्जन इंस्टॉल करना है जो वर्जन मेरे पुराने प्रोजेक्ट के लिए काम है, so in that case what we can do, we can also install that project also वर्जन। जैसे कि मुझे 18.17.1 ये इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18.17.1 आई कैन हिट एंटर। ये वो वर्जन भी डाउनलोड कर, इट विल इंस्टॉल दैट वर्जन ऑल्सो। एंड द गुड थिंग इज दैट कि अभी हमारे पास कितने नोड जेएस के वर्जन है, 2 वर्जन है। तो हम इनमें स्विचिंग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे नोड जेएस का 20 वाला वर्जन चाहिए तो वो भी यूज कर सकता हूँ, 18 वाला चाहिए तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट एट ए टाइम आप एक ही वर्जन यूज कर सकते हैं। ओके, दैट इज द सिनेरियो फॉर दिस पर्टिकुलर वन। तो सी ये इंस्टॉल हो गया। अभी अगर मुझे अभी अगर मुझे इसकी लिस्ट देखनी, तो हम यहाँ पे NVM लिस्ट ऐसा लिखें, तो ये मुझे 2 वर्जन दिखा है। अभी अगर मुझे पहला वर्जन यूज करना है, आई कैन जस्ट से यूज फॉर NVM यूज 20.14.0। तो वो वर्जन यूज करना। अभी नोड को अगर चेक करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नोड स्पेस डैश वी।
तो ये नोड आपको उसका वर्जन देगा, देखिए 20.14। लेकिन इसमें अगर मैंने 18.17.1 अगर किया, तो ये 18.17.1 यूज करेगा। और अभी अगर मैंने नोड जेएस वर्जन देखा, तो ये मुझे वर्जन 18 देगा। देखिए, मतलब अभी हम स्विचिंग कर सकते हैं। आई कैन स्विच फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर वर्जन, और ऐसे बहुत सारे वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इट इज सजेस्टेड दैट कि आप इसे यूज, ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो हमने नोड जेएस को सक्सेसफुली इंस्टॉल किया। तो आई विल यूज वर्जन 20 ओनली, ओके। Yes, so now if I just use node dash v, yeah, that's it. Okay. Now the step, very first step is कि React के प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाए। So now we will only need Node.js। इसका क्या यूज होता है वो हम बाद में देखेंगे, पर हमारे पास Node.js होना ये कंपल्सरी। Now to create a React project, we will use a command only called as a npm npx create react app। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है। देन यू विल गिव app name। एक चीज याद रखनी है, ये जितने भी वर्डिंग मैंने लिखी है सारी स्मॉल केस में होनी चाहिए, और दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये तीन वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। न्यू एनपीएम नेम, तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ये कंपल्सरी। कैपिटल लेटर का कोई भी कमांड नहीं चलेगी, सिर्फ स्मॉल लेटर होनी चाहिए। सो चलिए हम हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाते हैं। So just I'll go to this one, and just I'll go to the our project batch 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा react, and now I will say cmd, और अभी वो कमांड में यहाँ पे यूज करूंगा npx create react app, just I'll give name as my dash app, and I will hit enter. And you will see it says creating a new React app, installing package, और यहाँ पे ये सारे पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है। आपको जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ React का प्रोजेक्ट आएगा। ओके, यू विल हैव जीरो कॉन्फ़िगरेशन फॉर React। तो आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट एक कमांड टाइप कीजिए इंस्टॉलेशन के बाद, एंड दिस विल वर्क। ओके, सो लेट्स वेट फॉर। तो ये नियर अबाउट 200 MB का डेटा डाउनलोड करेगा। तो आपके इंटरनेट के स्पीड पे भी डिपेंड करता है, और आपके लैपटॉप की रैम पे भी डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप एग्जैक्टली कितनी हीटिंग पे है।
Yeah, so let's wait for a few minutes. ओके, सो यहाँ पे अभी हमारा रिएक्ट का ऐप इंस्टॉल है। अब इसके बारे में या फिर पैकेजेस के बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे नीचे हैप्पी हैकिंग ऐसा मैसेज। ओके, इसके ऊपर की जो लाइन से दो वो आपको यूज करना है। सबसे पहले मैं cd यूज करूंगा, चेंज डायरेक्टरी, then I will say my app, and then I will use the next command npm start. Okay, let's wait for a minute. So now this will start your React application. अभी React application की बात अच्छी ऐसी है, ये ना सिर्फ आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, बट इवन आपका ब्राउजर भी ऑटोमेटिकली ओपन करेगा। ओके, सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। So let's allow the permissions. Yeah, this will be your first React.
Okay, fine. Yeah, so this is what your first application will be. Okay. So यहाँ तक सबने प्रैक्टिस करके देखनी है and you will just use the same logic. I'm sharing this link in the chat. Okay, जो हमारी यहाँ पे लिंक है वो मैं chat में शेयर कर रहा हूँ. So please go with that link. So you will install the Node.js. Okay. After installation of Node.js, you will install the Node.js. After installation of Node.js, you can just use this link, okay, for your reference. So you will install Node.js. After installing the Node.js, you will create a React app. Okay. अभी हमारा जो कल का सेशन रहेगा उसमें मतलब कल का मतलब सैटरडेज लेक्चर, कल हमारा लेक्चर है. तो कल के लेक्चर में हम ये लर्न करेंगे कि रिएक्ट में रिएक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्या होती है. और देन वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट ऐप, दैट इज अ काउंटर एप्लीकेशन. बहुत ही बेसिक से एक ऐप क्रिएट करेंगे, दैट इज अ काउंटर ऐप. ओके. यस, किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? नॉट अबाउट दिस सेशन, किसी भी प्रीवियस सेशन. Yes, sir. हाँ, यस, आस्क. सो ते पॅटर्न क्रिएट करायला जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ना, त्यामध्ये ते एक एक्झाम्पल क्रिएट केलंय, बट त्याच्यामध्ये एक छोटासा प्रॉब्लेम आहे, जे की एक ड्यू तिथे कॉल करतोय रादर दॅन प्रिंटिंग द ती स्टार. एक ड्यू कॉल केलाय. आपको एक के बाद दूसरा प्रिंट करना है. हा. तो वो कैसे किया जाता है, चलिए. तो मान लेते कि आपको एक ड्यू क्रिएट करना है. ओके. और जैसे कि हम अभी हम क्या करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करेंगे रन टाइम. ओके. लेट मी एक्सप्लेन. तो सबसे पहले मैं HTML पे जाऊंगा. जस्ट आई विल क्रिएट अ सेक्शन. फिर यहाँ पे एक आईडी डिफाइन है. इसमें लाइक से सेक्शन, इस सेक्शन आईडी को हम जावास्क्रिप्ट में डालेंगे. जस्ट और यूज डॉक्यूमेंट डॉट पीएचपी. और इसमें हम वो आईडी पास करें. नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे जैसे कि एक ड्यू है, ऐसे में 2-3 ड्यू क्रिएट करूँ. और मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए और एक सेक्शन में के अंदर ये ड्यू, और एक सेक्शन में इसके अंदर ये ड्यू. and I will just use a class, let's say section. और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स, उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक CSS वेरिएबल, जैसे कि सेक्शन क्लास के अंदर एक div है, उसकी width 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल. ओके. और बैकग्राउंड कलर रेड होगा.
तो इसको अगर मैंने लाइव सर्वर पे लोड किया तो ये मुझे कुछ ऐसा आउटपुट है। अभी हम इसे राउंड करें, नेक्स्ट लिखे करें, तो राउंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 50%। ओके, बॉर्डर रेडियस 50%। ये कुछ ऐसा दिखे। Now just I will make the size a bit 20 pixel by 20 और इसके सराउंडिंग में एक छोटी सी मार्जिन यूज करें, साइड से 1 पिक्सल मार्जिन चारों साइड। ये कुछ ऐसे दिखे और थोड़ी मार्जिन आगे करते हैं। ओके, ना मुझे क्या करना है, ये जो क्लास है इसको हम पोजीशन एज अ, इसको मैं डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स लिखूं। अब देखो कि ऑटोमेटिकली दो दो एक हो जाए। अभी जैसे कि मुझे कुछ पैटर्न अगर इंक्रीमेंट करना है, ये अगर मैंने और एक व्यू ऐड और ऐसा अगर मैं कर देता तो आपको वो पैटर्न आप क्रिएट कर सकते। दिख रहा है? तो पहले वाले में एक ही ऐड करें। You can see you can design the pattern with that. Okay. Is that clear? तो अभी ये क्वेश्चन ये कि इसको कैसे क्रिएट किया जाए, हाउ टू क्रिएट इट। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। एक्चुअली इसे समझ यूजिंग लूप्स। यूजिंग। तो चलिए इस ट्रायंगल को आगे हम डिजाइन करते हैं। कितनी रोज है इस ट्रायंगल में? कितनी रोज है? वेरी गुड, 4 रोज इस टाइम। So what I will do, just I will say for, okay, like I will just start index from 0, so I will just say less than 4 या फिर एक करेंगे, then I will say index must be less than or equal to 6। इसके अंदर और एक div क्रिएट करें, सॉरी एक फॉर लूप क्रिएट करें। तो पहला वाला फॉर कितनी बार घूमेगा? 4 बार। अभी जो इंडेक्स की वैल्यू उतनी बार मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जे लिखूंगा, इसे आई करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा जे इक्वल्स टू 1 और जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए। और यहाँ पे हम जे प्लस प्लस करेंगे, क्या करेंगे? जे प्लस। फिर ऊपर में यहाँ पे लिखूंगा लेट HTML कोड। अभी देखिए मुझे एक बात बताइए, व्यू के अंदर मतलब ये जो सेक्शन इसके अंदर कौन सा चाइल्ड है? ये वाला, बराबर। सेक्शन, चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं ऐसे। ओके, और जितने से और ये जो डिव है ये कैसे कैसे इंक्रीमेंट हो गए, जितनी आई की इंक्रीमेंट हो गई, बराबर। तो हम कुछ ऐसा करें, आई विल राइट इट हियर, प्लस इक्वल्स टू ये सेक्शन होना चाहिए स्टार। ओके, फिर इसके अंदर जितने भी डिव आते हैं तो यहाँ पे HTML कोड के साथ कॉन्केट होना चाहिए। ओके,
और ये जो एंड है तो HTML कोड यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट तो उसमें कुछ रहेगा नहीं। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब हमें क्या करना है? इस सेक्शन के अंदर इसके इनर HTML में ये HTML का कोड डालूंगा। That's it. अब इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव कर दूँ। And you will see it works. अभी मान लेते हैं कि इसको अगर मैंने 10 कर दिया। ओके, इसको अगर मैंने 3 किया तो ये 3 का क्रिएट होगा, 2 किया तो 2 का क्रिएट होगा। So this is the way how you can deal with the log. बट याद रखिए पहले ये सारा कोड मैंने HTML में क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि बाहर वाला जो फंक्शन फॉर लूप है वो सेक्शन रोटेट कर, और अंदर वाला जो फॉर लूप है वो इतने सारे डॉट्स क्रिएट करे। तो ये डिव मतलब आपके डॉट्स लगे, और ये जो सेक्शन है ये उन डिव को सेट करेगा। तो जैसे नया सेक्शन आएगा न्यू लाइन क्रिएट होगी, लेकिन ये जो अंदर वाले डिव है कि जितने क्रिएट हो जाएंगे वो सारे एक दूसरे के बाद आएंगे। So this is the logic how you can build with the functionality. That's it. तो अभी आपको क्वेश्चन ये आएगा कि भाई दीपक, तो फिर अगर मुझे कोई और पैटर्न चाहिए तो आपको वो लॉजिक यूज करना पड़ेगा, इतना आपको आइडियोलॉजिकली क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको व्हाइट कलर का डॉट क्रिएट करना पड़े, जैसा नो ब्लैक कलर का डॉट, व्हाइट कलर का और रेड कलर के डॉट अगर आपने मैचअप की तो आपको जो चाहे वैसा आप पैटर्न दिखा सकते हैं सामने वाले। So this is the way how you can deal with the logic. Okay. Hope so session was clear. Here. Okay. Fine. So now we will have a break for today, and let's see that in the next lecture. So thank you so much, and have a great. Thanks. Thank you. Thanks.